स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 की छठा चैप्टर, ठीक है। 11 क्लास 6 का 11 चैप्टर, प्रकाश छाया एवं परावर्तन, ठीक है। प्रकाश छायाएं एवं परावर्तन। अब आपने स्कूल में चारों ओर तरफ देखा होगा, रंग बिरंगी वस्तुएं देखी होंगी, कार, बस, साइकिल, अलग अलग तरह की वस्तुएं दिखाई देती होंगी, पुष्प देखे होंगे। वस्तुओं को हम कैसे देखते हैं? क्वेश्चन है कि हम वस्तुओं को कैसे देखते हैं। कोई चीज हमें लाल दिखाई दे रही है, कोई चीज पीली दिखाई दे रही है, कोई चीज काली दिखाई दे रही है, कोई बड़ी छोटी, कैसे दिखाई देती है? रात्रि के समय जब पूर्ण अंधकार हो जाता है, ठीक है, रात्रि में जब पूर्ण अंधकार होता है, तब इन्हीं स्थानों के बारे में विचार कीजिए। क्या आप क्या देखेंगे? तो वो चीजें कैसी दिखाई देंगी आपको? कुछ चीजें नहीं दिखाई देंगी, कुछ चीजें थोड़ी धुंधली दिखाई देती हैं, ठीक है ना। लेकिन जब आप टॉर्च या मोमबत्ती जलाते हैं तो फिर वो अलग फिर दिखाई देने लग जाती हैं, ठीक है। टॉर्च या मोमबत्ती जलाकर कमरे में रखी हुई वस्तुओं को देखो, ठीक है। कैसा नहीं है कि बिना प्रकाश के वस्तुओं को नहीं देख सकते, प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है, ठीक है। तो प्रकाश क्या करता है? वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। हमें कोई चीज कैसे दिखाई देती है? प्रकाश की वजह से। टॉर्च का बल्ब एक ऐसी वस्तु है जो स्वयं प्रकाश देता है, ठीक है। जैसे सूरज प्रकाश देता है ना स्वयं, टॉर्च से जो रोशनी आती है वो स्वयं प्रकाश देता है, ठीक है ना। सूर्य आकाश में एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है, ठीक है। दिन के समय इसी प्रकाश में हम वस्तुओं को देखते हैं। जैसे दिन में क्या होता है, सूरज की रोशनी में चीजें दिखाई देती हैं, और रात में सूरज नहीं होता, अंधेरा होता तो ये दिखाई नहीं देती। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं, ठीक है। जो भी वस्तुएं सूरज की तरह रोशनी देती हैं, स्वयं रोशनी उत्पन्न करती हैं या उत्सर्जन करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? दीप्त पिंड कहते हैं। कुर्सी, चित्र, जूते जैसी वस्तुओं के बारे में सोचो, ये से इनसे अब रोशनी नहीं निकलती, ठीक है ना। तो अब इन चीजों को, जब प्रकाश एक दीप्त वस्तु से इन वस्तुओं पर पड़ता है तब आपकी आंखों की ओर आता है। मतलब क्या होता है कि मान लो यहाँ पे एक रोशनी का सोर्स है, यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है। आप यहाँ, आपकी आंख यहाँ पे है, ठीक है। आपकी आंख यहाँ पे कोई वस्तु पड़ी है, ठीक है, टेबल है, ठीक है ना। अब यहाँ से रोशनी इस पड़ेगी, फिर ये रोशनी टकरा के आपकी आंखों पे आएगी, ठीक है। अब जैसे मान लो ये वस्तु गोल है और हमारी आंख यहाँ पे है, ठीक है ना। अब इस पे आके जब रोशनी हमें दिखाई देगी ना, तब हमें वो वस्तु गोल दिखाई देगी, ठीक है। और मान लो ये वस्तु चकोर है और इसके बाद हमें दिखाई दे रही है, तो यह वस्तु हमें फिर चकोर दिखाई देगी। जिस वस्तु पे पड़ेगी रोशनी, फिर रोशनी उस वस्तु से पड़ने के बाद हमारी आंखों में आएगी, तो हमें वो उस तरह की दिखाई देगी। और ये लाल है, ये रेड कलर में है, तो ये हमें रेड दिखाई देगा। ये अगर ब्राउन कलर में है तो हमें ब्राउन दिखाई देगा, ठीक है। तो पहले रोशनी उस वस्तु पे पड़ेगी, फिर हमारी आंखों में आएगी, ठीक है ना। तो हमने पढ़ लिया, हमारी आंखों की ओर जाता है, पहले वस्तु पर पड़ता है, फिर हमारी आंख की ओर जाता है, तो हमें वस्तु दिखाई देती है। अब है पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तु। तो याद कीजिए, हमने अध्याय 4 में हमने पढ़ लिया एक्चुअली पारदर्शी का। जब हमने वस्तुओं को भिन्न भिन्न भागों में बांटा था, हमने पढ़ लिया था ना उसमें कि एक गुण है पारदर्शी अपारदर्शी होना। जो वस्तुएं पारदर्शी थी उन्हें हमें अलग समूह में बांटा था, अपारदर्शी को अलग बांटा था, और जो हल्का पारदर्शी है उस पारभासी कहते हैं जिसको, तो उसको अलग समूह में बांटा था, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे भी है और उसी पे हम आगे पढ़ेंगे। यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते तो अपारदर्शी होती है, यदि किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो उसे पारदर्शी कहते हैं। और कुछ वस्तु के आर पार तो देख सकते हैं परंतु स्पष्ट नहीं देख सकते तो उसे पारभासी कहते हैं, तो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब क्रियाकलाप दिया गया है, आप अपने चारों ओर देखिए, दैनिक जीवन की जितनी अधिक से अधिक वस्तुएं हैं एकत्रित कर लीजिए, जैसे कि रबड़, प्लास्टिक, स्केल, पेन, नोटबुक, शीशा, बोतल, जो भी है, और उसमें ये सब चीज चेक करिए, कोई पारदर्शी है, कौन अपारदर्शी है, कौन पारभासी है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ पे लिस्ट बना दी। पेंसिल तो अपारदर्शी है, रबड़ की गेंद अपारदर्शी है, कागज की शीट, अब कागज की शीट क्या होता है, उसके चार आर पार देख नहीं सकते, लेकिन अगर सामने से रोशनी जला दो और उस पर थोड़ा तेल का छींटा लगा दो तो आर पार दिखाई देता है, तो पारभासी हो जाता है वो, ठीक है। उसी तरह की वस्तु को पारभासी कहते हैं। हम देखते हैं कि किसी वस्तु अथवा पदार्थ का अपारदर्शी, पारदर्शी या पारभासी होना इस बात पर निर्भर करता है कि वह वस्तु अपने अंदर से होकर प्रकाश को पूर्णतः या आंशिक रूप से अथवा बिल्कुल नहीं गुजरने देती, ठीक है।
मान लो यहाँ एक रोशनी है, मान लो यहाँ टॉर्च है, ठीक है, यहाँ से रोशनी निकल के आ रही है और यहाँ पे एक कागज का टुकड़ा है, कोई टुकड़ा है, कोई वस्तु है, कोई वस्तु है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से रोशनी जब इसके आर पार दिखाई निकल जाएगी तो वो पारदर्शी हो गया, ठीक है। अगर ये रोशनी को पूरी तरह रोक ले रहा है, निकलने नहीं दे रहा है, तो ये क्या होगा, अपारदर्शी हो गया। और हल्का एकदम रोशनी आ रहा है उसके पीछे से तो पारभासी हो गया। मतलब वो रोशनी कितना निकल पा रही है इसी पे डिपेंड करता है कि वो वस्तु कैसी होगी, पारदर्शी होगी, अपारदर्शी होगी या पारभासी होगी। ये समझ गए ना इस चीज को। किसी वस्तु में से अगर प्रकाश निकल के सामने से आ जा रहा है, जैसे कपड़ा एकदम, जैसे होता है साड़ी, होता है साड़ी को आप देखोगे तो उसमें से रोशनी निकल जाती है आर पार, तो क्या, लेकिन पूरी तरह से नहीं निकलती, ठीक है, तो पारभासी हो जाता है। अब ग्लास होता है, शीशा, शीशा लगा होता है, जैसे दीवार में कांच का शीशा लगा होता है ना घरों में, तो उसमें से आर पार बिल्कुल रोशनी निकल जाती है, तो वो क्या होता है, पारभासी हो जाता है। और लकड़ी का लगा हुआ, लकड़ी लगा हुआ है गेट, उसमें से रोशनी नहीं निकलती तो अपारदर्शी हो गया, ठीक है। अब कुछ वस्तुएं छाया बनाती हैं। छाया कैसे बनती है, छाया वास्तव में होती क्या है, ठीक है। जैसे आपने कोई चीज देखा, कभी आप चलते हो, इंसान जब चल रहा है तो उसकी यहाँ पे छाया बनी रहती है नीचे, ठीक है। तो छाया क्या होती है, जब प्रत्येक अपारदर्शी वस्तु, ये क्या बोला, अपारदर्शी वस्तु, सिर्फ वस्तु को धूप में जमीन से कुछ ऊंचाई पर एक एक करके पकड़िए। अब प्रत्येक अपारदर्शी, जो भी आपने अपारदर्शी वस्तुएं उठाई, छांटी थी, पेंसिल छांट लिया था आपने मान लो, तो पेंसिल आप उठा के रोशनी में पकड़ो, यहाँ से रोशनी पड़ेगी इस पेंसिल के ऊपर, तो यहाँ पे इस पेंसिल की छाया बन जाएगी ऐसे करके, ठीक है। तो ये अपारदर्शी वस्तु की ही छाया बनती है। पारदर्शी में क्या होगा, तो रोशनी निकल जाएगी, छाया नहीं बनेगी, ठीक है। तो लकड़ी का गेट है मान लो, इधर से अगर रोशनी आ रही है तो उसकी छाया यहाँ बन जाएगी, लेकिन शीशे का गेट है तो रोशनी निकल जाएगी इसमें से और छाया नहीं बनेगी, ठीक है। धरती पर आप क्या देखते हैं, आप जानते हैं कि धरती पर बने ये गहरे काले धब्बे, इन्हीं को क्या बोलते हैं, छाया बोलते हैं। जी हाँ, छाया बनी थी, गहरे काले धब्बे, ये छाया होती है, ठीक है। कभी कभी आप वस्तु की छाया देखकर वस्तु को पहचान सकते हैं, आप बता सकते हो कि हाँ भाई किस तरह की, किसकी छाया है। जैसे अगर, जैसे किसी ऐसे छाया बन रही है, अगर कोई इंसान जैसी हाथ पैर बना हुआ गोल, तो आदमी की छाया है। हाँ, ये नहीं बता सकते कि पुरुष है कि महिला, ये नहीं बता सकते, लेकिन हाँ ये बता सकते हैं कि हाँ किसी आदमी की छाया है, जानवर की छाया है, या बिल्ली की छाया है, ठीक है। मैदान में कागज का एक शीट बिछाइए, किसी सामान्य जानकार अपारदर्शी वस्तु को किसी ऊंचाई पर ले जाओ और फिर देखो कि कैसी छाया बनती है उसकी, ठीक है। हाथ में पकड़ के उसकी छाया जमीन पर बिछी कागज की शीट पर पड़ रही है। अब उसको क्या करें, जहां जहां छाया बनी उसको आप वो कर दो, ठीक है, रेखा खींच दो, ठीक है। जैसे आपने ये शीट था, आपने कोई वस्तु उठाई और उसकी छाया ऐसे बन रही थी, इस तरह से आपने कहा, किसी को कहा कि भाई जितने में छाया बन रही ना उतने में रेखा खींच दे, तो जैसा वस्तु होगा ना सेम टू सेम वैसा ही छाया बन जाएगी, आप जब देखोगे, हटाओगे उसको तो, ठीक है। इस तरह कई चीजों को उठा कर देखो, लाइनें खींच के देखो, आपको पता लग जाएगा। क्या आप अपनी छाया किसी अंधेरे कमरे में अथवा रात्रि में जब कोई प्रकाश नहीं हो तो देखते हैं, कैसे दिखाई देगी छाया? छाया के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे जो जिसकी छाया देखनी थी तुम्हें, और प्लस एक रोशनी चाहिए। जब रोशनी है ही नहीं, अंधेरा है, तो छाया नहीं बनेगी, ठीक है ना। छाया के लिए प्रकाश स्रोत होना बहुत जरूरी है। जब प्रकाश कमरे में प्रकाश स्रोत के अन्य के अतिरिक्त कुछ अन्य नहीं होता, तो ऐसा प्रतीत होता है कि छाया देखने में हम कोई प्रकाश स्रोत या प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु चाहिए, या तो वस्तु चाहिए या फिर वो चाहिए, प्रकाश सोर्स चाहिए, प्रकाश का स्रोत चाहिए। मतलब एक छाया बनने के लिए कौन सी दो चीजें चाहिए, एक छाया बनने के लिए कौन सी दो चीजें चाहिए, एक तो प्रकाश चाहिए, प्लस एक अपारदर्शी वस्तु चाहिए। अच्छा हाँ। हर चीज की छाया नहीं बनेगी ना, अपारदर्शी वस्तु चाहिए, ठीक है, तभी उस चीज की छाया बनेगी। तो अंधेरे में प्रकाश नहीं है, और अगर प्रकाश है और शीशा है तो अपारदर्शी नहीं है वो, समझ गए। तो क्रियाकलाप 3 दिया हुआ है। आप ये एक ऐसा क्रियाकलाप है जिसे आपको अंधेरे में करना होगा। शाम होते ही आप कुछ मित्रों के साथ एक टॉर्च तथा एक गत्ते की एक बड़ी शीट लेकर किसी खुले मैदान में जाओ। टॉर्च को जमीन के समीप ले जाकर ऊपर की ओर इसे जला दें, जिसमें टॉर्च के प्रकाश आपके मित्र के चेहरे पर पड़े। अब आप प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ के अनुदिश एक अपारदर्शी वस्तु है, ठीक है। आपका मित्र जो है वो प्रकाश सोर्स और उस प्रकाश के पथ के बीच में से, उसने क्या बोला, टॉर्च यहाँ लगाने के लिए बोला, और रोशनी यहाँ बोली, और बोला कि यहाँ पे फेस लगा दो कोई,
तो ये रोशनी से पड़ेगी, तो ये क्या हो गया, ये प्रकाश का सोर्स हो गया, और ये रोशनी के रास्ते में ये एक वस्तु हो गया, पारदर्शी वस्तु, आपका मित्र हो गया। देखिए ये इस तरीके से, ठीक है ना। तो इस तरह से टॉर्च पकड़ा है, रोशनी जा रही है, लेकिन रोशनी के रास्ते में आपका दोस्त खड़ा है, और पीछे इसने शीट पकड़ रखी है, तो आपके दोस्त की छाया जो होगी यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, तो ये भी करने के लिए बोला है, इसमें भी कुछ वो नहीं है। तो एक प्रकाश का सोर्स चाहिए, स्रोत मिल गया, एक ये मिल गया, प्लस दो एक अपारदर्शी वस्तु मिल गई जो इसका दोस्त है, अपारदर्शी है, आर पार वो रोशनी आर पार नहीं जा सकती। उसी तरह से इसने बोला कि यहाँ पे रोशनी लगाई, अपने हाथ देखिए और दीवार में अपनी छाया देखिए, जो हम रोज करते रहते हैं, अलग अलग तरह के चित्र बनाने के लिए बोला है इस तरह से। ठीक है, ये रहा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप करते रहिए घर पे बैठ के। इस प्रकार छाया केवल पर्दे पर ही दिखाई दे सकती है। जमीन, कमरे की दीवार, इमारतें अथवा किसी अन्य सतह आपको दैनिक जीवन में दिखाई देने वाली अनेक छायाओं के लिए पर्दे की तरह काम करती हैं। जैसे आपको बोला कि आपकी छाया कहाँ कहाँ दिखाई दे सकती है। आप जैसे कहीं जा रहे हो, रास्ते में दीवार है, आपकी परछाई दीवार पे भी पड़ सकती है। तो हर चीज पे परछाई पड़ सकती है जो पर्दे की तरह हो। इसके बाद क्या है, क्रियाकलाप चौथा दिया गया है, ये भी ऐसी क्रियाकलाप है। कुर्सी पर बैठना है और धूप में, और फिर नीचे देखनी छाया। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, सूची छिद्र कैमरा। शायद आप यह सोचते हैं कि किसी कैमरे को बनाने के लिए हमें बहुत सी सामग्री चाहिए, लेकिन यदि हम केवल सरल सूची छिद्र कैमरा ही बनाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें नहीं चाहिए कैमरा बनाने के लिए। ठीक है, दो ऐसे बॉक्स लो, इसमें कैमरा बनाने का वो दिया हुआ है कैसे देना है। ठीक है, इतना वो नहीं इंपॉर्टेंट। यहाँ देखो, सूची छिद्र कैमरा ऐसा होता है, इस तरह से बनता है। पढ़ लेते हैं। ठीक है, दो ऐसे बॉक्स लीजिए जिनमें एक बॉक्स दूसरे बॉक्स के भीतर बिना अंतराल के खिसक सके। ठीक है, मतलब एक बॉक्स उसमें बिल्कुल बिना स्पेस दिए खिसक जाए, खाली इतना जगह हो। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे स्पेस नहीं होना चाहिए, इस जगह पे खाली जगह नहीं बने, उसमें अंदर खिसक जाए, फिट हो जाए, ऐसा ले दो बॉक्स। दोनों बॉक्स का एक एक छोटा फलक काट दीजिए। बड़ा बॉक्स लेकर इसके दूसरे फलक के बीचों बीच एक छोटा छिद्र बनाइए। जैसे इस तरह दे रखा है इसने, ये लिया एक बॉक्स, बड़ा बॉक्स लिया, इसके पीछे एक ऐसे छेद बना दिया। ठीक है, अब इसको इस बॉक्स में डाला, यहाँ भी एक छेद बना हुआ है, इस बॉक्स में डाला। ठीक है ना। इसी प्रकार छोटे बॉक्स के दूसरे फलक को काटकर एक वर्गाकार आकृति, ये यहाँ पे क्या बनाया, एक छेद बनाया, यहाँ पे क्या करना, वर्गाकृति। देखो, एक बॉक्स ये है, दूसरा बॉक्स ये है, तो यहाँ पे क्या बना दिया, एक छेद बना दिया छोटा सा इस जगह पे, और यहाँ पे क्या बना दिया, दूसरे बॉक्स में यहाँ पे वर्गाकार काट दिया इसको। ठीक है, अब छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स में इस प्रकार खिसकाएं कि छोटे बॉक्स का पारभासी ट्रेसिंग पेपर वाला पर्दा बड़े बॉक्स के भीतर हो। ठीक है, इस तरह से खिसकाना है उसको, ये पीछे वाला यहाँ पे रहना चाहिए छोटे बड़े बॉक्स का, और छोटा बॉक्स इसके अंदर डालना है इस तरह से। ठीक है, आपका सूची छिद्र कैमरा उपयोग के लिए तैयार है। ये कैमरा बन गया आपका सूची छिद्र कैमरा। ठीक है, क्या होगा, सूची छिद्र कैमरा लेकर छोटे बॉक्स के खुले हुए सिरे को देखें। छोटे बॉक्स के खुले हुए सिरे को देखें, अपने सिर और सूची छिद्र कैमरे को काले रंग के कपड़े से ढक लीजिए। पीछे बोल रहा है कि होता था ना, एक कैमरा होता था यहाँ पे, ये दो बॉक्स हो गए, यहाँ पे छेद है जिसमें, और यहाँ पे अपना आंख लगाना है, और अपने ऊपर एक काले रंग का पर्दा ढक लेना, ताकि रोशनी ऊपर से ना आए, पीछे से रोशनी ना आए। ठीक है, फिर उसमें देखने को बोला है। तो रोशनी क्या होगा, इसमें से बिल्कुल सीधा आपके उस वो होके क्या बोलते हैं, ये जो बक्सा के अंदर डब्बा था, इसके अंदर रोशनी, सारी रोशनी इसके थ्रू आएगी। ठीक है, इस तरह से रोशनी आएगी आपकी आंखों में। अब पीछे ऊपर से बोला है कि ढक लें ऊपर से ऐसे किसी चीज से, काले कपड़े से, ताकि इधर उधर से रोशनी ना आए। ठीक है, अब सूची छिद्र कैमरे से दूर की वस्तुएं जैसे पेड़, इमारतों को देखने का प्रयत्न करें। सुनिश्चित करें कि जिस वस्तु को आप देखना चाहते हैं वह सूर्य की तेज धूप में रखी हो। अब छोटे बॉक्स को सूची छिद्र बने बड़े बॉक्स के आगे पीछे खिसकाएं। अब बोला कि इसको जो जो ये वाला जो बड़ा डब्बा है, छोटा डब्बा है, इसको बोला आगे या पीछे खिसका के देखें, तो आप देखोगे कैसे दिखाई दे रहा है वो वस्तु, कभी छोटी हो रही है, कभी बड़ी हो रही है, जब तक दूसरे छोर पे लगे ट्रेसिंग पेपर पर तस्वीर ना मिले। ठीक है, आपको फिर वहां पे तस्वीर मिलेगी। क्या सूची छिद्र कैमरों के प्रतिबिंब अपनी छायाओं से भिन्न है? सूची छिद्र कैमरे से सूर्य की तीव्र प्रकाश में सड़क पर गतिमान वाहनों और व्यक्तियों को देखो, तो
क्या जो भी आते जाते लोग हैं, उनको देखने के लिए बोल रहा है, क्या प्रतिबिंब सीधे हैं अथवा उल्टे हैं? आश्चर्य, आश्चर्य, प्रतिबिंब उल्टे दिखाई दे रहे हैं। आइए अब हम अब अपने सूची छिद्र कैमरे से सूर्य का प्रतिबिंब बनाएं। इसके लिए थोड़ी सी भिन्न व्यवस्था चाहिए। हमें गत्ते की एक बड़ी शीट चाहिए। और ये पूरा बना रखा है प्रोसीजर, कैसे बनाना है कैमरा, इतना पढ़ना नहीं है इसके लिए, ठीक है। लेकिन एक चीज है, हमें सूर्य को सीधे कदापि नहीं देखना चाहिए कि आंखों के लिए हानिकारक होता है, ठीक है ना। ये देखो बना के दिखा रहा है। प्रकृति में भी एक रोचक सूची छिद्र कैमरा है। कभी कभी हम ऐसे वृक्ष के नीचे से गुजरते हैं जिनमें ढेर सारी पत्तियां होती हैं। तब हमें उस पेड़ के नीचे सूर्य के प्रकाश के धब्बे दिखाई देते हैं, जैसे इस तरह की हो ना, ये वाली। ये दिखाई दे रहा है ना, ये सब, ये पेड़ जो है, पेड़ का जो ये रोशनी आ रही है प्रकाश का, तो ये भी एक सूची छिद्र कैमरा जैसा ही होता है, ठीक है। वास्तव में यह वृत्ताकार प्रतिबिंब सूर्य के सूची छिद्र प्रतिबिंब होते हैं। ऊपर जैसे कि मान लो यहाँ सूरज है, यहाँ से रोशनी आ रही है, यहाँ पे पेड़ है और इसके पत्ते हैं, तो इसमें से छन छन के आता है रोशनी, और यहाँ पे आपको उसको दिखाई देता है इस तरह से। ये आपके सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, ये सारा जो व्हाइट व्हाइट है, ठीक है। पत्तियों के बीच के खाली स्थान सूची छिद्र की भांति व्यवहार करते हैं। इन खाली स्थानों में सभी प्रकार की अनियमित आकृतियां हो सकती हैं, कोई सी भी आकृति हो सकती है। पत्ता अगर ऐसे है और दूसरा पत्ता ऐसे है, तो आपको ये यहाँ से अगर रोशनी जाएगी तो आपको पतला दिखाई देगा, पत्ते दूर दूर हैं तो आपको बड़ा रोशनी दिखाई देगा। तो डिपेंड करता है पत्ते कैसे लगे हुए हैं, उस हिसाब से अलग अलग आकृतियां दिखाई देती हैं। अब बूझो के मस्तिष्क में एक विचार है। हम हमने अपने सूची छिद्र कैमरे से सड़क पर चलते लोगों के उल्टे प्रतिबिंब देखे। जो भी उसने बनाया, हमने बताया था कि उल्टा दिखाई दे रहा है जो भी। जैसे कि अगर उसमें उसमें देख रहा है डब्बे में से, तो आदमी ऐसे दिखाई दे रहा है उल्टा, ठीक है ना, ऐसे इस तरह दिखाई दे रहा है। सूर्य के प्रतिबिंब के साथ क्या होता है? क्या वे प्रतिबिंब हमें उल्टे दिखाई देते हैं? पहली के कुछ अन्य विचार है। निश्चय ही यह सब परिणाम है जो हम देख रहे हैं, छायाओं का बनना। सूची छिद्र प्रतिबिंब आदि तभी संभव है जब प्रकाश केवल सरल रेखा में गमन करे। मतलब जब प्रकाश सरल रेखा में गमन करे तभी सूची छिद्र बन सकता है, कैमरा बन सकता है। और उसने बोला कि इस तरह से एक पाइप का टुकड़ा लो, रबड़ की लंबी नली लें और इस तरह से बनाने के लिए बोला है, इस तरह से कैमरा, ठीक है। मोमबत्ती एक में सीधा वो पाइप लिया हुआ, दूसरे में मुड़ा हुआ पाइप लिया हुआ। अब उसे क्या देखते हैं, क्या दिखाई दे रहा है? ये दर्शाता है कि उसको दिखाई नहीं देगा, मोमबत्ती की रोशनी नहीं दिखाई देगी इसमें, ठीक है। जो मुड़ा हुआ है उससे नहीं दिखाई देगी। तो इसका मतलब है प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है, क्या ऐसा नहीं है? इस कारण जब कोई अपारदर्शी वस्तु से रोकती है तो वह वस्तु की छाया बनती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि पूरे चैप्टर का मतलब, पूरे पैराग्राफ का मतलब है कि प्रकाश जो है वो हमेशा सीधी रेखा में ही जाएगा, और उसके रास्ते में कोई चीज आएगी तो मुड़ेगा नहीं। वो प्रकाश मुड़ के ऐसे नहीं कि ऐसे हो जाएगा, वो क्या बनाएगा, इसका यहाँ पे प्रतिबिंब बना देगा, छाया बना देगा इस जगह पे, ठीक है। इसकी छाया यहाँ बन जाएगी। जैसे हम क्या बोलते हैं, सूरज है ये, बीच में चांद है और यहाँ पे पृथ्वी है। अब तो हमें चांद कैसे दिखाई देता है? चांद हमें कभी आधा दिखाई दे रहा है, कभी पूरा दिखाई दे रहा है, कभी बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। होता क्या, चांद होता है अपनी जगह पे, बस सूरज की जब रोशनी पड़ रही है, अब जैसे अभी नहीं पड़ रही सूरज की रोशनी, यहाँ चांद की रोशनी नहीं पहुंचेगी तो चांद हमें पूरा गायब दिखाई देगा, चांद यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, क्योंकि चांद का प्रति यहाँ छाया बन रही है पृथ्वी के ऊपर, तो हमें चांद नहीं दिखाई देगा, ठीक है। जब चांद यहाँ है तो सूरज की रोशनी इस पर पड़ी और हमें चांद दिखाई दिया। अब अलग अलग शेप है, जैसे सूरज, चांद यहाँ है तो हमें इतना दिखाई देगा, चांद अलग जगह पे तो हमें पूरा दिखाई देगा, कभी बिल्कुल छोटा ऐसे करके दिखाई देता है। चांद वही है पूरा का पूरा, लेकिन वो किस जगह पे है उस हिसाब से वो छोटा बड़ा दिखाई दे रहा है, उसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ये समझ में आ गया नहीं वाला कि रोशनी हमेशा सीधी रेखा में चलेगी और कोई भी रुकावट आएगी अपारदर्शी तो उसकी छाया बनेगी उसके पीछे, ठीक है ना। अब है दर्पण तथा परावर्तन। दर्पण माने शीशा जिसमें देखते हैं, और परावर्तन क्या होता है? हम सभी घर पर दर्पणों का प्रयोग करते हैं, जिसमें शीशा देख के कंघी उंगी करते हैं, दर्पण वो वाला। आप दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं, जो आप देखते हैं वह दर्पण में आपके चेहरे का परावर्तन है, समझ रहे हो। जैसे हमने सूची कैमरा बनाया था, उसमें जो इंसान उल्टा दिखाई दे रहा था,
अब मान लो आप शीशे में देख रहे हो और आप अपने आप को उल्टा देख रहे हो और कंघी करना है, तो कैसे करोगे? ठीक है, इसीलिए दर्पण जो है अलग तरह का टेक्निकल चीज है। इसमें इंसान सामने सीधा दिखाई दे रहा है। इसको क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? परावर्तन बोलेंगे। हम दर्पण में सामने रखी हुई वस्तुओं का परावर्तन भी दर्पण में देखते हैं। ठीक है, कभी कभी हम झील अथवा पानी के तालाब में भी चेहरे को देख सकते हैं, इमारतों को देख सकते हैं, आप वस्तुओं को परावर्तन को देख सकते हैं, है ना? तो ये सब परावर्तन होते हैं। क्या चीज होती है? परावर्तन, वापिस आना टकरा के। ठीक है, और हम जो है उस वैसे का वैसे दिखाई दे रहे हैं। तो क्रियाकलाप करने के लिए बोला है इसने, फिर से वही, ये देखो, इसने ये क्रियाकलाप करने के लिए बोला है। तभी बिना अगर रोशनी के खड़ा होगा तो यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे शीशा मान लो ले लिया, तो इसने रोशनी जलाई तो ये हिस्सा इसको यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, ये हिस्सा इसको, फिर इसको दिखाई देगा, इस इंसान को दिखाई देगा ये हिस्सा। ठीक है ना, रोशनी इस पे मारी, ये रोशनी इधर गई, फिर ये पूरा का पूरा इसको ऐसे का ऐसे ही ये दिखाई दिया इसको, इंसान को। ठीक है ना, तो इसे परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का लौट के आना। यह क्रियाकलाप रात्रि के समय अथवा अंधेरे कमरे में करना है, रोशनी टॉर्च जलाना है, उस हिसाब से देखना है। ठीक है, तो पढ़ लिया हमने। इसके बाद क्या है? ये सब हो गया। अब क्रियाकलाप अगला देखना है। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ वर्णन क्या है क्रियाकलाप, ये जो क्रियाकलाप था क्या दर्शाता है? प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता हुआ दर्पण से परावर्तित होता है। सीधी रेखा में ही जाएगा ये, इधर से गया, इधर से भी इधर मुड़ गया टकरा के, और फिर वापस आया, फिर इधर आ गया। ठीक है, इसके बाद अगला अगला बना दिया इसने, थर्माकोल की शीट ली, यहाँ पे कंघी रखा इसने, और कंघी पे यहाँ पे एक और शीट रखा, अब इसने रोशनी, तो इस तरह से डिजाइन बन गया। ठीक है, ये सब परावर्तन के कारण होता है। ठीक है, ये सब परावर्तन के कारण होता है। तो क्रियाकलाप से हमें क्या ज्ञात होता है कि प्रकाश किस प्रकार गमन करता है तथा यह किस प्रकार दर्पण से परावर्तित होता है। पता लग गया, दर्पण से परावर्तित हो गया। चलो खत्म हो गया चैप्टर ये वाला भी। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 12 विद्युत तथा परिपथ। ठीक है, तो अब हम विद्युत का उपयोग अपने बहुत से कार्यों को आसान करने के लिए करते हैं, जैसे कि लाइट जलाना, पंखा चलाना, कुएं से पानी निकालना पंप से। ठीक है ना, जल की सतह से छत पे टंकी में पानी पहुंचाना। अब बहुत से कार्य करते हैं जिसके लिए विद्युत की, अब तो लगभग हर चीज में विद्युत की जरूरत पड़ती है। आपको इंटरनेट चलाना तो बिजली तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना, क्या आपकी सूची में प्रकाश के लिए विद्युत का उपयोग शामिल है? हाँ जी। सूरज छिप जाता है उसके बाद क्या करते हैं? लाइट जलानी पड़ती है। लाइट जलाने की क्या चाहिए? हमें विद्युत चाहिए। ठीक है, विद्युत हमें बिजली घर से प्राप्त होता है, फिर भी विद्युत की आपूर्ति ठप हो सकती है, या कई स्थानों पर विद्युत मिलता ही नहीं, बिजली आती ही नहीं है। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? टॉर्च का, मोमबत्ती का या बल्ब का प्रयोग करते हैं। टॉर्च क्या करते हैं? टॉर्च में एक बल्ब होता है, जब इसका स्विच दबाते हैं तो प्रकाश देने लगता है। टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिलता है? बैटरी से, विद्युत सेल होता है। अब विद्युत सेल क्या होता है? टॉर्च के बल्ब को विद्युत या विद्युत सेल से, टॉर्च के बल्ब को विद्युत कहाँ से मिलती है? विद्युत सेल से मिलती है, सेल बोलते हैं उसको, विद्युत सेल। विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म, घड़ी, वो जो सेल होता है उसका प्रयोग कहाँ होता है? अलार्म, घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा और कई चीजों में होता है ऐसी सेल का प्रयोग। क्या आपने कभी विद्युत सेल को ध्यानपूर्वक देखा है? आपने देखा होगा कि इसके एक और धातु की टोपी और दूसरी और धातु की डिस्क यानी चक्रिका लगी होती है। देखो ये है धातु की टोपी, और नीचे लगा होता है चक्रिका, ऐसे चक्कर गोल सा होता है, खड्डा जैसा। ठीक है ना, क्या आपने विद्युत सेल को प्लस माइनस निशान देखा है? देखो जिधर इधर ये टोपी होती है ना गोल सी, उधर प्लस लिखा होगा। ठीक है, और इधर ये माइनस है, उधर वो ऐसे होता है गोल सा। ठीक है ना, चक्रिका होती है। विद्युत सेल में धातु की टोपी जो होती है, धातु की टोपी होगी धनात्मक, जिधर प्लस लिखा होगा, और धातु की डिस्क जिधर होगी उधर ऋणात्मक सिरा होता है, यानी माइनस लिखा होगा, माइनस, नेगेटिव। ठीक है, सभी विद्युत सेल में दो ही सिरे होते हैं, तीन तो होंगे नहीं, जिसमें एक धनात्मक होगा और दूसरा ऋणात्मक होगा। एक तरफ टोपी बनी होगी और दूसरी तरफ चक्री बनी होगी। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत प्राप्त होता है, मतलब रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है ना,
जब विद्युत सेल से संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल किए जाते हैं तब विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देता है। ठीक है, जब पदार्थ उसमें जितना रसायन था इस्तेमाल कर लिया गया सारा का सारा, तो उसके बाद वो विद्युत पैदा नहीं करेगा। ठीक है ना। अब यहाँ चेतावनी दी गई है, आपने विद्युत खंभों पर ये सब इस तरह की चेतावनी दी गई। इस तरह की चेतावनी का मतलब होता है विद्युत। आपको ये भी याद करना पड़ेगा, कभी कभी डायग्राम से ही पूछ लिया जाता है कि इस तरह की चेतावनी किस लिए होती है, ये विद्युत के लिए होती है। ठीक है, बिजली, मतलब यहाँ पे बिजली खतरनाक बिजली है, खतरा है बिजली से, जनरेटर वनरेटर पे ऐसे साइन होता है, इस तरह का साइन होता है। ठीक है, तो याद कर लो इस तरह का साइन कहाँ होता है, बिजली के लिए होता है। ये देखो अब कैसे बना रखा है, अब जब एक विद्युत सेल खत्म हो गया तो आपको नया विद्युत सेल बदलना पड़ता है। टॉर्च के बल्ब में कांच का बाहरी आवरण धातु की सतह पर चिपका होता है और बल्ब के कांच के आवरण के अंदर होता है। ठीक है ना, इस तरह का टॉर्च, जैसे कि आपने सेल लिया था तो उसका जो ऊपर टोपी वाला हिस्सा था वो यहाँ टकराएगा, यहाँ टच करेगा। ठीक है ना, यहाँ टच करेगा बैटरी आपका, तो ये जलेगा बल्ब। यहाँ पे दो बैटरी लगा सकते हैं, एक बैटरी, किसी में दो दो बैटरी लगी होती है, किसी में एक बैटरी लगी होती है। ठीक है ना, तो वो जलेगा। लेकिन यहाँ पे टोपी वाला हिस्सा होता है और नीचे चक्रिका वाला हिस्सा होता है। अब क्रियाकलाप करना है, एक टॉर्च लीजिए, बल्ब के अंदर भीतर देखिए, आपने अध्यापक की सहायता से बल्ब को टॉर्च के बाहर निकालिए और देखिए कि कांच के बल्ब के मध्य पतला तार देखते हैं। अब टॉर्च का स्विच दबाइए, बल्ब का कौन सा भाग विद्युत होता है, देखो इसमें बल्ब में यहाँ पे पतला सा तार होता है, यहाँ पे, तो यही जलता है। ठीक है ना, ये जलता है तो रोशनी निकलती है। ठीक है, इसे तंतु कहते हैं। और नीचे वाले हिस्से को, जो ये वाला हिस्सा है बल्ब का, जैसे आप टॉर्च खोलोगे इस तरह का छोटा सा बल्ब निकलेगा। ये वाला जो हिस्सा है ये क्या होता है, टर्मिनल बोलते हैं। ऊपर जो वायर होती है, छोटी सी पतली सी वायर होगी, एकदम ध्यान से देखोगे तो इसे तंतु कहते हैं। यही वायर जलती है गर्म होके, विद्युत से गर्म होकर जलती है और हमें रोशनी दिखाई देती है। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। यह तंतु दो मोटे तारों के बीच लगा होता है, जिसे चित्र में दर्शाया गया है। ये मोटे तार तंतु को आधार प्रदान करते हैं। यहाँ पे दो वायर लगी होती है मोटी मोटे, यहाँ पे फिर तंतु लगा होता है इस तरह का। ठीक है, और ये बल्ब से जुड़ा होता है, बल्ब में नीचे टर्मिनल होता है जो कि बैटरी से जुड़ा होता है यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे इसमें ऊर्जा जाती है इसमें, तो ये गर्म हो जाता है और जलता है, गर्म होकर जलने लगता है और रोशनी निकलती है इससे। ठीक है, इन मोटे तारों में से एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा होता है, इनमें से एक तार नीचे जुड़ा होता है। दूसरा मोटा तार आधार केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा होता है। ठीक है, बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा और धातु की नोक, बल्ब के दो टर्मिनल हैं। ठीक है, जो बल्ब के नीचे आधार होते हैं वो दो टर्मिनल होते हैं। ये दो टर्मिनल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि एक दूसरे को ना छुएं। घरों में धातु उपयोग किए जाने वाले विद्युत बल्बों की भी ऐसी ही संरचना होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, विद्युत बल्ब दोनों में ही दो दो टर्मिनल होते हैं। टर्मिनल क्यों होते हैं, टर्मिनल क्यों होते हैं, ऐसे लिखा हुआ है। इसमें से ये देखो, इसमें दो तारे हैं, इसमें देखो ये दोनों बल्ब। तंतु है, इसमें से ये दो वायर है। ये देखो एक वायर तो इस पे जुड़ गई यहीं से, और एक वायर इसकी नीचे चली गई जो आपकी बैटरी, बाद में बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, ये दोनों तार आपस में टच नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों तारे आपस में टच नहीं होनी चाहिए, एक सीधी नीचे जाएगी और एक ऊपर आएगी। ठीक है ना, ये टच नहीं होनी चाहिए बस। अब प्रत्येक उसमें दो दो टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है, दो टर्मिनल हो गए, एक टर्मिनल दो टर्मिनल। इसकी एक तार, जो तंतु की एक तार एक टर्मिनल से जुड़ी होगी, दूसरी तार दूसरे टर्मिनल से जुड़ी होगी। ठीक है, समझे। एक बार और देख लो इस चीज को, ये देखो ये तंतु है, ये जलता है ये वाला, और इसी से रोशनी निकलती है। ये तंतु दो आधार पे जुड़ा होता है, मोटी तारें होती हैं, इन मोटी तारों पे एक पतला तंतु जुड़ा होता है। ये मोटी तारें नीचे जाके दो टर्मिनल पे जुड़ी होती है। एक टर्मिनल तो ये है, यहाँ कुछ नहीं लगा होता। एक टर्मिनल नीचे जाके इसके यहाँ चला जाता है जहां से बैटरी टच करेगा इसका। तो ये दोनों तार, ये वाली तार और ये वाली तार आपस में टच नहीं करनी चाहिए। ठीक है, विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब। आइए विद्युत सेल का उपयोग करके एक बल्ब को दीप्तिमान करने का प्रयास करें। ठीक है, इसने क्या किया, इसमें एक रबड़ से बना एक तार लिया, तार का एक हिस्सा यहाँ चिपकाया, एक हिस्सा यहाँ चिपकाया, और दोनों हिस्से निकल गए। ये रेड वाले को ऊपर चिपका दिया और ब्लू वाले को यहाँ चिपका दिया। ठीक है ना, अब इसको बल्ब से लगा देगा। ठीक है,
दोनों सिरों को प्लास्टिक आवरण से हटा दीजिए, इस प्रकार धातु के अनावृत हो जाएगा। दो तारों को अनावृत भागों में विद्युत सेल से दो बल्ब जोड़, इस तरह जोड़ना है, मतलब कि ये पूरा ऐसे लिखा हुआ है, इस तरह से जोड़ना है आपको। एक तार, दो तारे लो, एक को यहाँ से चिपकाओ और यहाँ छील दो, और एक को यहाँ चिपकाओ छील दो, ठीक है। दो तारे ले ली, नीली और लाल। नीली वाले को कहाँ जोड़ा हमने, लाल वाले को ऊपर जोड़ा है प्लस पॉइंट पे, और ये नेगेटिव पॉइंट है इसका। ये पॉजिटिव था टोपी वाला और नीचे वाला नेगेटिव पॉइंट था, ठीक है ना। अब इसने क्या किया, जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको इससे जोड़ दिया और नीचे वाले को इससे जोड़, नीचे यहाँ से टच किया तो बल्ब जलने लग जाएगा। बल्ब के साथ तारों को जोड़ने के लिए आप विद्युत रोधी टेप, ये सब टेप वेप का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब बल्ब तथा विद्युत सेल को अलग अलग 6 विभिन्न ढंगों से जोड़ सकते हैं, ठीक है, इस तरह से जोड़ सकते हैं। ऊपर वाले हिस्से को जो पॉजिटिव था यहीं आके जोड़ दिया एक बार, नीचे वाले हिस्से को यहाँ जोड़ दिया एक बार, ठीक है। ये बोला कि जोड़ दिया, जब इस पोजीशन में होगा और इस पोजीशन में होगा तो जलेगा बल्ब। इस पोजीशन में होगा मतलब यहाँ पे जुड़ा हुआ नहीं है तो नहीं जलेगा, यहाँ पे यहाँ हुआ जुड़ा हुआ नहीं है तो नहीं जलेगा। यहाँ पे अगर दोनों तार एक ही जगह लगा दी तो नहीं जलेगा, ऊपर वाले दोनों तार एक जगह लगा दी तो नहीं जलेगा। समझ गए ना, दो ही कंडीशन में जलेगा, पॉजिटिव वाले को इससे टच कर दो या इससे टच कर दो, मतलब क्रॉस करना है कनेक्शन को, इससे इसको इससे, या इसको इससे, और इसको इससे या इसको इससे, ठीक है ना। इस स्थिति में जलेगा या इस स्थिति में जलेगा, फर्क नहीं पड़ता आप पॉजिटिव वाले से नीचे को लगा रहे हो कि नेगेटिव वाले से नीचे को लगा रहे हो, दोनों कंडीशन में बल्ब जलेगा, ठीक है। तो ऐसा करने से बल्ब केवल तभी दीप्त होगा जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। इस प्रकार व्यवस्था विद्युत परिपथ का एक उदाहरण है। विद्युत परिपथ बन गया, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, पूरा सर्किट बन गया, ठीक है ना। इस वाले में क्या हुआ, पूरा क्लोज सर्किट हो गया, परिपथ मतलब पूरा क्लोज सर्किट बन गया आपका एक तरह से। क्लोज सर्किट मतलब यहाँ से एक पूरा सर्किट बन गया, और जब पूरा सर्किट बन जाएगा तभी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। यहाँ पे क्या होगा, सर्किट नहीं बन रहा है, यहाँ पे भी सर्किट नहीं बन रहा है, ऊपर यहाँ पे भी सर्किट नहीं बन रहा है, यहाँ पे भी नहीं बन रहा है, यहाँ फिर से सर्किट बन गया, पूरा आखिर गोल होके मिल गया ना वापस, तो सर्किट बन गया। तो जब परिपथ बनेगा यानी सर्किट बनेगा पूरा गोल, तभी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। किसी विद्युत परिपथ में